हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स आए हुए हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स में आए हुए हैं। पहला क्या है, ऑप्स अलर्ट। ये क्या है? तो ये बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया एक अभ्यास है जो कि गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा को कड़ी करने के लिए ये अभ्यास शुरू किया गया है, ऑप्स अलर्ट जिसका नाम है। और ये 26 जनवरी 2023 का जो गणतंत्र दिवस है ये हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। अब नेक्स्ट क्या है, चिकित्सा आपातकाल लागू किया गया है। तो ये ब्राज़ील के यानोमामी क्षेत्र में ये चिकित्सा आपातकाल लागू कर दिया गया है ब्राज़ील के सरकार के द्वारा, क्योंकि इस क्षेत्र में सोने की अवैध खनन के कारण कई मौत की खबरें फैल रही हैं, जिसके कारण ये कदम उठाया गया है ब्राज़ील के गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट क्या है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार दिया गया। तो ये किनको दिया गया है? तो ये डॉक्टर प्रभा आत्रे जी को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये डॉक्टर प्रभा आत्रे एक हिंदुस्तानी गायिका हैं और इनको प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपये प्रदान किया गया है इस पुरस्कार के तहत। और ये क्या है, ये किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं डॉक्टर प्रभा आत्रे जी। अब इन्हें भारत सरकार द्वारा तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनके द्वारा जीता गया है। तो ये डॉक्टर प्रभा आत्रे से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। अब आगे जानते हैं आगे क्या है। चराइदेव मोइदमस प्रणाली, तो ये कौन सी प्रणाली है और इसको ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में भारत की ओर से ये नामांकित किया गया है कि इसको यूनेस्को में शामिल किया जाए इस प्रणाली को। अब ये क्या है, ये असम के चराइदेव जिले में अहोम वंश की टीला दफन प्रणाली है। मतलब आदमी के मरने के बाद जो दफन करने की जो प्रणाली है ये टीला दफन प्रणाली, ये है एक चराइदेव मोइदमस प्रणाली जिसको इस नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या है, मोइदमस या फिर मेडामस असम में ताई अहोम की मध्यकालीन 13वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी तक टीला दफन परंपरा को दर्शाता है, जो लगभग 600 वर्षों तक चली आ रही है ये प्रणाली। इसीलिए इसको भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए नामांकित किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय है पेरिस में स्थित है इसका मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय। और इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो ये 193 टोटल सदस्य देश हैं यूनेस्को में। और संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य देश जो इजराइल, लिechtenstein, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों देश यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। ये लोग अपने आप को मतलब इससे अलग कर चुके हैं यूनेस्को से। अब नेक्स्ट जानते हैं, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को आयोजित किया गया है। अब इसमें कौन कौन से पुरस्कार किन किन को मिले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग पुरस्कार मिला है अनिक दत्ता द्वारा निर्देशित फिल्म अपराजितो द अनडिफिटेड, मतलब इसका इंग्लिश रूपांतरण है अपराजितो का, द अनडिफिटेड इसका इंग्लिश रूपांतरण है। तो इसे बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग का पुरस्कार मिला है। अब इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये जापान के इकेई वातानाबे को मिला है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है केतकी नारायण को कृष्णेदु कैलाश द्वारा निर्देशित जो फिल्म है जिसका नाम है पपड़ा। तो इस फिल्म के जो एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है केतकी नारायण, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। अब यह पुरस्कार बांग्लादेश में आयोजित 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड के अंतर्गत दिए गए हैं ये जितने भी पुरस्कार हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं
अम्फेक्स 2023 मेगा अभ्यास का आरंभ किया गया है। तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा आरंभ किया गया है और ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास ये 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास है जिसको आरंभ किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय नौसेना के विभिन्न अभ्यास के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से अभ्यास हैं जो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए थे। तो ये मालाबार अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान इस अभ्यास के अस्थायी सदस्य हैं और कई बार इसमें ऑस्ट्रेलिया के नौसेना भी इसमें शामिल हो जाती है इस अभ्यास में, मालाबार अभ्यास में। और दूसरा क्या है, इंदिरा अभ्यास। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ये भारत और रूस की सेनाएं, नौसेनाएं इंदिरा अभ्यास में अभ्यास करते हैं। और तीसरा है वरुण अभ्यास। इसमें भारत और फ्रांस की सेनाएं मिलके ये अभ्यास करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, मिलान अभ्यास, जो 16 देशों की भागीदारी के साथ एक बहुपक्षीय आयोजन है ये मिलान अभ्यास। नेक्स्ट क्या है, IBSAMAR अभ्यास। ये दक्षिण अफ्रीका, भारत और रूस का एक अभ्यास है। और सिम्बेक्स है भारत और सिंगापुर से रिलेटेड इसमें। तो ये सभी हैं अभ्यास जो भारतीय नौसेना के द्वारा किए जाते हैं। विभिन्न देशों के नौसेनाओं के साथ मिलकर ये जो अभ्यास किए जाते हैं वो सभी अभ्यासों के नाम हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं प्रलय। तो ये क्या है, भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में प्रलय अभ्यास का आयोजन करेगी। तो मतलब ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्रलय अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय वायुसेना के विभिन्न अभ्यास के बारे में अब जान लेते हैं। तो ये कौन कौन से अभ्यास है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शुरू किए जाते हैं? तो ये डेजर्ट नाइट जो भारत और फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जापार्ड जो बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी शामिल है। और ब्लू फ्लैग अभ्यास, ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कोंकण शक्ति अभ्यास जो भारत और UK दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये अभ्यास किया जाता है जिनका नाम है कोंकण शक्ति। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास जो है, जो भारत और ओमान के बीच ये अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पश्चिम लहर अभ्यास। ये एक घरेलू अभ्यास है भारतीय वायुसेना का। और गरुड़ अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच ये शुरू किया गया है। और दूसरा है उदार शक्ति, भारत और मलेशिया के बीच। पिच ब्लैक, ये बहुराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया द्वारा होस्ट की जाती है पिच ब्लैक, और जिसमें इंडियन एयरफोर्स सभी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है समन्वय अभ्यास, जो कि कई भारतीय संगठन और एशियान सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं। तो ये सभी युद्ध अभ्यास हैं जो इंडियन एयरफोर्स और विभिन्न देशों के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं। अभी हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इसके पहले कौन थे? तो वो रामनाथ कोविंद जी थे हमारे देश के प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट क्या है, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की वायुसेना 4th नंबर पे आती है। और इंडियन एयरफोर्स की मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, नई दिल्ली में है। और आदर्श बाइक क्या है इंडियन एयरफोर्स की? तो ये है टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये इसकी आदर्श बाइक है। तो इतना चीज़ें याद रखें इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं देश का नंबर 1 थाना कौन बना है? तो ये उड़ीसा के गंजम जिले का अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार दिया गया है। ये याद रखें कि उड़ीसा के गंजम जिले का अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार दिया गया है। अब यह पुरस्कार नई दिल्ली में 20 जनवरी 2023 को आयोजित DGSP या फिर IGSP सम्मेलन के दौरान दिया गया है। अब दूसरे सर्वश्रेष्ठ थाना कौन बना है? तो ये उड़ीसा के ही गंजम में गंगापुर पुलिस स्टेशन बना है जिसे दूसरा पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ थाना के क्षेत्र में।
और तीसरा किसे मिला है, तो ये उत्तराखंड के पंचावत के बनबसा स्टेशन को दिया गया है तीसरा पुरस्कार। नेक्स्ट क्या है, सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई। तो ये कब मनाई गई, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई, जो कि 126वीं जयंती के रूप में इस बार का जो जयंती था वो मनाया गया। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो ये 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, जो कि उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का। अब इनके जन्मदिन के अवसर पर 2022 से पराक्रम दिवस, जिसे शौर्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये मनाया जा रहा है। ये डेट याद रखें कि कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2022 से ये पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। अब 1923 में वे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये कब चुने गए थे, तो ये 1923 में चुने गए थे। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के भी ये अध्यक्ष चुने गए थे। तो इतना चीज़ें रिलेटेड हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसर बोला जाता है, दैट मीन्स एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये रिलीज किया गया है। तो ये किनके द्वारा रिलीज किया जाता है, एनजीओ प्रथम के द्वारा ये रिलीज किया जाता है एसर रिपोर्ट। अब इसमें 2022 में 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 जारी की गई एनजीओ प्रथम के द्वारा। अब यह क्या करता है, यह महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करता है, मतलब उससे के क्या कॉन्सेक्वेंस हैं, उन सभी चीज़ों को ये बताता है। अब जो एसर 2015 से हर साल आयोजित किया जाता है, मतलब 2015 से ये हर साल ये निकालता है ये रिपोर्ट, सॉरी 2005 से। अब नेक्स्ट जानते हैं G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक 9 से 11 फरवरी 2023 को ये बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। ये बस जगह का नाम याद रखें कि कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, जो कि कर्नाटक में सिचुएटेड है। अब जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छठा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, 6th नंबर पे ये कर्नाटक राज्य है हमारे देश का। अब इसके राज्यपाल कौन है, तो ये थावरचंद गहलोत जी कर्नाटक के राज्यपाल हैं, मौजूदा राज्यपाल। इसकी राजधानी बेंगलुरु है और इसके मुख्यमंत्री जो हैं बसवराज बोम्मई जी अभी इसके मुख्यमंत्री है कर्नाटक के। इसमें साक्षरता दर कितनी है, 75.36% है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो। अब इसमें लिंगानुपात कितनी है 2011 के अनुसार, तो ये 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में ये है लिंगानुपात। नंबर ऑफ फीमेल्स की संख्या कम है एज कम्पेयर टू मेल्स से। अब इसका गठन कब किया गया था, तो ये गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कर्नाटक को मैप में। तो ये है कर्नाटक का मैप और इसके पड़ोसी स्टेट कौन कौन से हैं, तो ये केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा, ये सभी इसके पड़ोसी स्टेट्स हैं, पड़ोसी राज्य जिसको हम लोग बोलेंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है, तब इसमें कौन चैम्पियनशिप बना वो जान लेते हैं। तो ये कोरिया की एन सियोंग ने जीता इंडिया ओपन बैडमिंटन में महिला एकल फाइनल ये जीता गया है। तो ये कहाँ की थी, ये कोरिया की एन सियोंग है जो कि जीत ली है। अब फाइनल में एन सियोंग ने वर्ल्ड नंबर 1 जापानी ओकाने यामागुची को हराया है। ये किसको हरा के जीती है, तो ये जो जापान की ओकाने यामागुची है इनको हरा के जीत ली है कोरिया की एन सियोंग ने इंडियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप। अब ये थाईलैंड की कुनलावुत वितिदसर ने इंडिया ओपन 2023 का खिताब जीता है। इतना चीज़ें हैं इंडिया ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं थाईलैंड का डिस्क आ गया है, मतलब ये कंट्री ऑन द न्यूज़ पे है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह
एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो थाईलैंड है। इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो ये बैंकॉक में इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, तो ये थाई बात इसकी मुद्रा है। और राजा इसके कौन है, महा वजीरालोंगकोर्न इसके राजा है थाईलैंड के। और प्रधानमंत्री कौन है, तो ये प्रयुत चान ओ चा इसके प्रधानमंत्री है, मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर सॉरी। अब इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है, तो ये है 716 करोड़ इसकी टोटल जनसंख्या है थाईलैंड की। तो ये थाईलैंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट जानते हैं थाईलैंड को, देखते हैं मैप में कहाँ पर है। तो ये है थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक है। और ये जो कुछ कुछ नदियाँ इसमें बह रही हैं। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये मलेशिया है, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं थाईलैंड के। अब नेक्स्ट क्या है, केंद्र सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी गतिविधियों का निलंबन कर दिया है, क्योंकि इसमें क्या यौन शोषण का आरोप लगा है इस संघ में। तो इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा ये स्टेप उठाया गया और निलंबित कर दिया गया है। अब जान लेते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में जान लेते हैं। तो यह क्या है, यह ओलंपिक, एशियाई खेलों या फिर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और वैश्विक कुश्ती चैंपियनशिप के लिए कुश्ती के खिलाड़ियों को बढ़ावा देता है। और ये मतलब कोच वगैरह प्रोवाइड करता है, इसमें रहते हैं। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये इसकी स्थापना की गई थी 1958 में भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है। ये हैं चीज़ें जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये अभी था। नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र के पुणे में बनाया जाएगा भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र के पुणे में बनाया जाएगा। बस इतना याद रखें कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन महाराष्ट्र के पुणे में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनवरी 2023 में पंजाब के मोहाली में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो ये स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। बस इतना याद रखें। नेक्स्ट क्या है, नागरिक विमानन महानिदेशक के अगले प्रमुख कौन बनेंगे, तो ये विक्रम देव दत्त जी को बनाया जाएगा नागरिक विमानन के महानिदेशक। नेक्स्ट क्या है, शीर्ष 5 सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी है सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म। ये पहला क्या कौन है, ये हुबली जंक्शन जो कि कर्नाटक में सिचुएटेड है। और ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सिचुएटेड है, जिसका लंबाई टोटल कितनी है, तो ये 1505 मीटर है ये इसकी टोटल लंबाई। ये जान ले, ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होने वाला है। पहले कौन था, तो ये पहले गोरखपुर जंक्शन था, जिसे अब रिप्लेस कर दिया गया है, ये दूसरे स्थान पे आ गया है। और ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र का रेलवे है। अब इसमें टोटल प्लेटफॉर्म की लंबाई इसकी कितनी है, तो ये 1366 मीटर है गोरखपुर जंक्शन की लंबाई। अब तीसरे नंबर पे कौन है, तो ये कोल्लम जंक्शन जो कि केरल में सिचुएटेड है। इसकी लंबाई टोटल है 1180.5 मीटर इसकी लंबाई है, इसके प्लेटफॉर्म की लंबाई। नेक्स्ट क्या है, खड़गपुर जंक्शन जो कि पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड है और इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है टोटल 1072 मीटर टोटल इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। जो चौथे नंबर पे पाँचवें नंबर पे कौन है, तो ये चेन्नई एगमोर जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है और इसकी टोटल लेंथ है 925.22 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो ये सभी चीज़ें याद रख लें। सबसे बड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी है हमारे देश में, तो ये हुबली जंक्शन है। पहले कौन था, ये गोरखपुर जंक्शन था और उसके पहले था खड़गपुर जंक्शन। तो ये सभी चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं, प्रसिद्ध कन्नड़ सामाजिक कार्यकर्ता P.A.
मल्लेश का निधन हो गया। इनका बस नाम याद रखें कि ये कौन थे। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि कन्नड़ के थे। कन्नड़ मतलब ये। अब नेक्स्ट क्या है, जयपुर में शुरू हुआ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण। ये कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये जयपुर में शुरू किया गया है। इसका नाम पे ही लिखा हुआ है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। बस ये 16वां संस्करण, ये याद रखें। जो राजस्थान का PCS वगैरह जो लिखते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, बाकी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जानते हैं नियुक्तियाँ के बारे में, किसको नियुक्ति पत्र दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये वेदांत के केयर्न ऑयल एंड गैस के निक वाकर को CEO नियुक्त किया गया है। और प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और BSF के पूर्व DG पंकज कुमार सिन्हा डिप्टी NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किए गए हैं। ये याद रखें कि ये डिप्टी NSA हैं। NSA कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। नेक्स्ट क्या है, CB जॉर्ज मार्शल द्वीप समूह में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। मतलब CB जॉर्ज को मार्शल द्वीप समूह है उसके भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्या है, UK के ट्रेजरी सलाहकार क्लेयर को OECD का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ये कौन है, ये क्लेयर इनका नाम है, इसे नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे हैं जो नियुक्ति से रिलेटेड है। वीडियो को एक बार पॉज करके आप इसे एक बार फिर से देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब 2023 की थीम क्या है, ये टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ये है 2023 की थीम। ये याद रखें और ये डेट याद रखें कि कब मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या थी। तो ये टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ये इसकी थीम थी। अब इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। अब नाइजीरिया और अन्य 58 सदस्य देशों ने इस संकल्प पर सहलेखन किया है, मतलब इतने सारे कंट्री इसके साथ हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, मतलब यहाँ ये मुंबई में किया गया है। SCO फिल्म फेस्टिवल मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है SCO का। इसमें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ये मुंबई में 23 से लेके 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। अब इसका आयोजन SCO में भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रहा है। इस बार SCO की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है, तो ये भारत के द्वारा, हमारे देश के द्वारा की गई है। अब इसमें कुल 57 फिल्मों को प्रदर्शन किया जाएगा इस फेस्टिवल में। नेक्स्ट जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक बहुपक्षीय संगठन है, मतलब जिसमें कई सारे कंट्री सब जुड़े हुए हैं। और इसकी स्थापना 15 जून को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। अब 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ये हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये सभी 8 सदस्य देश हैं। और 3 पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं, तो ये बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये सभी पर्यवेक्षक देश हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, भारत 2017 में SCO में शामिल हुआ था, मतलब पहले से ये शामिल नहीं था। ये कब शामिल हुआ, तो ये 2017 में हमारा देश शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ है। अब SCO शिखर सम्मेलन 2022 उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। ये सभी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के लिए विशेष राजदूत के रूप में नामित किया
है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है और यह पद जो है ये 2017 से खाली चल रहा था और इस बार 2023 में ये भरा गया है। और इसमें किनको नियुक्त किया गया है, तो ये जूली टर्नर जी को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं उत्तर कोरिया के बारे में, जान लेते हैं कि ये देश से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो ये पूर्वी एशिया का एक देश है, मतलब एशिया के पूर्वी भाग में ये सिचुएटेड एक कंट्री है और यह कोरियाई प्रायद्वीप में के उत्तरी भाग में सिचुएटेड है। इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो ये प्योंगयांग इसकी राजधानी है, उत्तर कोरिया की राजधानी। अब अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद 2011 से उत्तर कोरिया के नेतृत्व सर्वोच्च नेता किम जोंग उन कर रहे हैं। मतलब अभी कौन है सर्वोच्च नेता उत्तर कोरिया के, तो ये किम जोंग उन हैं जो कि तानाशाह नेता हैं। मतलब यहाँ पर पहले से ही तानाशाही चल रहा है उत्तर कोरिया में। इतना चीज़ें हैं उत्तर कोरिया से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जान लेते हैं क्या है। मैप में देख लेते हैं उत्तर कोरिया को। ये है नॉर्थ कोरिया, जिसे उत्तर कोरिया बोला जाता है। इसकी कैपिटल है प्योंगयांग और इसके जो बॉर्डर कंट्री है वो सब कौन कौन से हैं, तो ये साउथ कोरिया है और रसिया थोड़ा सा टच कर रहा है और चाइना पूरा ये टच कर रहा है। तो ये टोटल 3 इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट जानते हैं बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया है, मतलब किस एयरपोर्ट को दिया गया है ये पुरस्कार। तो ये पुरस्कार दिया गया है गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार। अब इसे नागरिक उड्डयन 2023 के लिए एसोचैम ने 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत ये सम्मानित किया गया है। अब एसोचैम के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है ये एसोचैम। अब यह नई दिल्ली भारत में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 1920 में कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में वाणिज्य मंडलों के एक समूह द्वारा की गई थी इसका स्थापना। अब इसका लक्ष्य क्या है, तो ये लक्ष्य है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को बढ़ावा देना एसोचैम का लक्ष्य है, मतलब गोल है। इस चीज़ों में ये काम करता है। अब इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो ये है सुमंत सिन्हा जी एसोचैम के अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में। इतनी सारी चीज़ें हैं एसोचैम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं असम सरकार ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण मतलब पॉस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है। तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं ये अधिनियम है क्या, जिसको हम लोग पॉस्को बोलते हैं। इसका हिंदी फुल फॉर्म है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। मतलब जो बच्चियां जो है जिसको यौन अपराध का सामना करना पड़ता है उससे रिलेटेड ये अधिनियम है। उससे कैसे उन लोगों को बचाया जा सके, कैसे कानूनी कार्रवाई की जा सके, इनसे रिलेटेड है। अब इसमें जान लेते हैं पॉस्को अधिनियम 2012 का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण को समाप्त करना, ये इसका मेन उद्देश्य पॉस्को का। अब पॉस्को अधिनियम में एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब 18 साल से अगर कोई भी एक बच्चा है, वो 18 साल से अगर कम है तो वो बच्चा है, ये परिभाषित किया गया है। अब इसमें अगर कोई कानूनी अपराध करता है तो उसकी न्यूनतम सज़ा क्या होनी चाहिए, तो ये 7 साल इसमें प्रावधान किया गया है, मिनिमम इम्प्रिजमेंट। अब इस अधिनियम के अनुसार इन मामलों में 2 महीने मतलब एफआईआर दर्ज होने के तारीख से के अंदर जांच और 6 महीने में सुनवाई पूरी की जानी चाहिए। इस अधिनियम में ये मेंशन किया गया, मतलब इसको 10 साल ये बढ़ाने का ये प्रावधान इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे
कानून चलते रहते हैं जो सालों साल तक चलते रहते हैं, जैसे ज़मीन वगैरह का विवाद का हो गया, ये सभी चीज़ें, मर्डर वगैरह का, जो काफ़ी साल के बाद वो सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि 6 महीना के अंदर ही कोर्ट को सज़ा सुनाने की प्रावधान है इस अधिनियम के तहत, पॉस्को अधिनियम के तहत, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब नेक्स्ट जानते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया? तो ये 24 जनवरी को मनाया गया है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस। अब इसको मनाने की पहल किसके द्वारा की गई थी? तो ये तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने ये शुरू की थी उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाने की, और इसे 2018 से हर साल मनाया जाता है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत, दैट मीन्स यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, मतलब अंग्रेजों के टाइम पे। अब 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। मतलब पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं, और बाद में 1950 में इसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया। अब 2023 की थीम क्या रखी गई है जो इसकी स्थापना दिवस मनाई गई है 24 जनवरी को? तो इस वर्ष की थीम है इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये थीम है, ये याद रखें, ये पूछा जा सकता है। और ये डेट, बस इतना ही याद रखना है। और अगर याद रखना है तो ये भी रख सकते हैं कि पहले इसका नाम क्या था? तो यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम था, बाद में चेंज होके उत्तर प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, मतलब इसका बॉर्डर शेयर होता है टोटल 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में सिचुएटेड है। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? ये हिंदी इसकी आधिकारिक भाषा है। इसके राज्यपाल कौन है? तो ये आनंदीबेन पटेल जी अभी प्रेजेंट में राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये मुख्यमंत्री हैं अभी प्रेजेंट में यूपी के। अब इसकी विधायिका क्या है? तो ये द्विसदनीय परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं यूपी में। यूपी के राज्य के पक्षी क्या हैं? तो ये सारस क्रेन है जो कि स्टेट बर्ड है, और राज्य के पशु बारहसिंघा है राज्य के पशु। इतना चीज़ें हैं यूपी से रिलेटेड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसे एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर लिख लें तो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, यूपी को मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश, और इसके बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड, ये सभी इसके बॉर्डर स्टेट हैं। और एक है जो कि नेपाल के साथ टच करता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। इतने सारे चीज़ें हैं जो याद रखें। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्र बालिका दिवस मनाया गया। तो ये 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा ये की गई थी, मतलब शुरुआत की गई थी 2008 से। और 24 जनवरी 2008 को पहला राष्ट्र बालिका दिवस मनाया गया था, मतलब जिस वर्ष शुरू किया गया था उसी वर्ष पहला मनाया गया है। नेक्स्ट जानते हैं, आयुष मंत्रालय ने जनवरी 2023 में भारत पर्यटन विकास निगम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITDC बोला जाता है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जानते हैं, ITDC के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है। और इसके अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो ये संबित पात्रा जी अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं, और प्रबंध निदेशक हैं जी कमला वर्धन राव, ये हैं ITDC के प्रबंध निदेशक। इतना चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में जान लेते हैं। ये न्यूज़ में रहा होगा इसीलिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। और इसके CEO हैं थियरी वेल, इसके CEO हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी?
तो ये 7 जनवरी 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो ये पॉल लेओटे हैं इसके संस्थापक। आदर्श वाक्य है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर, ये है इसका आदर्श वाक्य। इतनी चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं अब क्या है। पुस्तक इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस, इस पुस्तक के लेखक है। ये याद रखें क्योंकि पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही रहते हैं एसएससी रेलवे वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हों उन सभी एग्ज़ामों में। नेक्स्ट क्या है। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए शुरू किया जल संरक्षण योजना, ये शुरू किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। अब इस योजना के तहत क्या राज्य के 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 2795 रिसाव टैंक बनाए जाएंगे इस योजना के तहत। तो झारखंड जेपीएससी जेएसएससी वगैरह के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है झारखंड की योजना से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं झारखंड के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। तो ये 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिलों को अलग करके इसको बनाया गया था। झारखंड को 15 नवंबर 2000 में ये बिहार से अलग हुआ। ये पहले बिहार का ही पार्ट था झारखंड, लेकिन 15 नवंबर 2000 को इनको अलग कर दिया गया है। अब यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा राज्य है हमारा झारखंड। और झारखंड की राजधानी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये रांची में सिचुएटेड है। मुख्यमंत्री इसके हेमंत सोरेन जी हैं और राज्यपाल अभी प्रेजेंट में रमेश बैस जी हैं। और लिंगानुपात जो है 2021 के अनुसार 1050 महिलाओं में 1000 पुरुष, मतलब महिलाओं की जनसंख्या बढ़ चुकी है। 50 महिलाएं एक्स्ट्रा हो गई हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं झारखंड को मैप में देख लेते हैं कि मैप में कहाँ सिचुएटेड है झारखंड। तो ये झारखंड है और इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं उनको भी जान लेते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये सभी हैं टोटल बॉर्डर स्टेट झारखंड के। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। युगांडा ने पहले वाणिज्यिक तेल उत्पादन ड्रिलिंग कार्यक्रम का अनावरण किया। मतलब ये तेल उत्पादन के लिए पहला उत्पादन क्षेत्र को ये अनावरण किया गया है युगांडा के द्वारा। अब युगांडा में सहारन रेगिस्तान में सबसे बड़ा तेल भंडार सिचुएटेड है युगांडा में। और इसमें 20 साल पहले युगांडा में तेल खोज हुई थी, लेकिन धन की कमी के कारण ये इसमें उत्पादन में देरी हुई, जो कि अब चाइना और विभिन्न देशों के द्वारा ये किया जा रहा है, तेल को निकाला जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं युगांडा के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसके बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो युगांडा पूर्वी अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। मतलब इसके चारों ओर जो लैंड से घिरा हुआ ये एक देश है। मतलब ये कोई समुद्र से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसने 1962 में अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मतलब पहले ये अंग्रेज़ों के शासन में भी था। जिस तरह हमारा देश भारत था जो कि 1947 में आज़ाद हुआ था, उसी तरह युगांडा भी अंग्रेज़ों के शासन में था। युगांडा की राजधानी कहाँ पर है? तो ये कंपाला है युगांडा की राजधानी। और इसकी मुद्रा है युगांडा सीलिंग, इसकी मुद्रा है मतलब करेंसी। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो ये योवेरी मुसेवेनी हैं जो कि इसके राष्ट्रपति हैं। और इसमें आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है? तो ये स्वाहिली और अंग्रेजी बोली जाती है। युगांडा पूर्वी अफ्रीका समुदाय और अफ्रीका संघ का सदस्य है ये देश। ये सभी चीज़ें हैं जो जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है युगांडा से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं युगांडा को मैप में देख लेते हैं। तो ये है युगांडा कंट्री। इसमें विक्टोरिया लेक दिख रहा होगा जो कि सटा हुआ है, और लेक अल्बर्ट ये है। और इसके जो बॉर्डर देश हैं वो देख लेते हैं।
तो ये केन्या है, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये है, और रवांडा इधर दिख रहा होगा, और ये तंजानिया। ये है टोटल इसके बॉर्डर कंट्रीज। अब नेक्स्ट जानते हैं अमूल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये श्यामल बाई बी पटेल जी को अमूल के अध्यक्ष बनाया गया, जो गुजरात का जो डेयरी सेक्टर है उसके अध्यक्ष हैं, जो अमूल का दूध वगैरह का जो प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं वही चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभदेव सिंह को नियुक्त किया गया है। ये याद रखें, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के नए सीईओ जो बने हैं वो प्रभदेव सिंह जी को बनाया गया है। अब चीन भारतीय सीमा के पास माबजा जांगबो नदी पर बांध बना रहा है। मतलब ये चीन के द्वारा उल्टी सीधी हरकतें कंटिन्यूअसली की जाती है बॉर्डर इलाकों में। कभी ये बॉर्डर चेंज कर देगा तो कभी कुछ और कर देगा, और लड़ाई वगैरह विवाद वगैरह करते रहेगा। मतलब अटेंशन हमेशा दिलवाते रहेगा, टेंशन वगैरह। अब नेक्स्ट जानते हैं भारत आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम बनी है। तो ये कौन बना है, हमारा देश भारत बन गया है आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स। इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज जीतने के बाद ये बन गए हैं नंबर 1 ओडीआई टीम। और दूसरा स्थान में कौन है, तो ये इंग्लैंड है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 इंग्लैंड है, 3rd स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, 4थे स्थान पे न्यूजीलैंड है। अब रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी की जाती है, मतलब आईसीसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में सिचुएटेड है, और इसके अध्यक्ष अभी जो प्रेजेंट में है वो ग्रेग बारकेले इसके अध्यक्ष हैं आईसीसी के। तो इतनी सारी चीज़ें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसे याद कर लें, लिख लें, जो भी जैसे भी हो। अब नेक्स्ट जानते हैं ऑरेंज फेस्टिवल 2023। तो ये कहाँ पर मनाया गया, तो ये नागालैंड में मनाया गया इस फेस्टिवल को। कोहिमा ज़िले के रूसोमा गांव में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का, और ये 3रा संस्करण ये मनाया गया है। नेक्स्ट जानते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, ये 25 जनवरी को मनाया गया हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस, और ये इसका 53वां स्थापना दिवस ये मना रहा है हिमाचल प्रदेश अपने आप का। नेक्स्ट जानते हैं 1971 में आज ही के दिन हिमाचल भारत का 18वां राज्य बना था। मतलब 25 जनवरी को 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना हमारे देश का, और 26 जनवरी 1950 को यह पार्ट सी राज्य बन गया है। 1 नवंबर 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना, और फिर बाद में 1970 में संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया, और 25 जनवरी 1971 को नए राज्य के रूप में इसे मान्यता दे दी गई हिमाचल प्रदेश को। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसके बारे में जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, मतलब नॉर्थ साइड में सिचुएटेड ये राज्य है। इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके मुख्यमंत्री मतलब सीएम है। और इसके आधिकारिक पशु कौन है, तो ये हिम तेंदुआ है, मतलब स्टेट एनिमल है हिम तेंदुआ। और पक्षी जो स्टेट बर्ड कौन है, तो ये पश्चिमी ट्रैगोपन है इसकी स्टेट बर्ड। अब राजधानियाँ इसमें कौन कौन सी है, तो शिमला एक जो है जो ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल है, और धर्मशाला जो शीतकालीन जिसे विंटर कैपिटल बोलते हैं, ये धर्मशाला है। अब राज्य भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादकों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में सेब का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है हमारे देश में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश को मैप में। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, जो कि जम्मू कश्मीर से बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब से शेयर करता है, हरियाणा और उत्तराखंड और
थोड़ा बहुत शायद उत्तर प्रदेश से भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो ये मैं बेस्ट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, प्रसार भारती और मिस्र के मीडिया प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये याद रखें कि इनको चुना गया है, इंग्लैंड के कप्तान जिनका नाम है बेन स्टोक्स को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं। तो ये प्रसार भारती भारत का सरकारी समावित्व वाला सार्वजनिक प्रसारक है और यह प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत 1997 में स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। मतलब 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें दूरदर्शन टेलीविज़न नेटवर्क और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो शामिल है, मतलब इसके अंदर काम करता है ये सभी चीज़ें। अब इसके सीईओ कौन है, तो ये गौरव द्विवेदी इसके प्रेजेंट में सीईओ हैं। और प्रसार भारती का मुख्यालय सिचुएटेड है नई दिल्ली में। इतना चीज़ें याद रखें प्रसार भारती से रिलेटेड। अब मिस्र के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है ये कंट्री, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो मिस्र क्या है, ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक भूमध्य सागर, सूडान, लीबिया और इजराइल से घिरा हुआ ये देश है जिसे मिस्र बोलते हैं। यह अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों पर सिचुएटेड है। मतलब ये जो देश है इसके कुछ इलाके एशिया में आते हैं और कुछ इलाके जो हैं इसके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं। मिस्र के एशियाई भाग को सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है और यह नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है जो मिस्र से होकर गुजरती है, नील नदी जो है। अब इसके प्रसिद्ध संरचनाएं कौन कौन से हैं, तो ये गाजा का महान पिरामिड और स्फिंक्स इसके प्रसिद्ध स्थल है जो कि देखने के लिए मतलब मॉन्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट, वो सभी चीज़ें हैं। अब मिस्र की राजधानी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये काहिरा में इसकी राजधानी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसमें इजिप्ट जो है इसे ही मिस्र बोला जाता है। और ये मेडिटेरियन सी है, नॉर्थ अटलांटिक वगैरह वगैरह कुछ है, वो इसको देख लें। और इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि मिस्र से होकर गुजर रही है। इतना चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक बनाया गया। तो ये किसको बनाया गया है, तो ये नरेश लालवानी जी को बनाया गया है मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में। और ये कौन है, तो ये 1985 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। मध्य रेलवे के बारे में अब जान लेते हैं। मध्य रेलवे भारतीय रेलवे के 18 क्षेत्रों में से एक है और ये इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। अब यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और गोवा के कुछ हिस्सों में संचालित होता है, ये जो मध्य रेलवे है। अब इसमें 5 मंडल हैं जो है मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर और पुणे। ये सभी चीज़ें हैं जो कि अगर रेलवे के एग्ज़ाम हो उसके लिए ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि रेलवे पूछ सकता है इन सभी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को ये मनाया गया। और 2023 की जो थीम थी वो क्या है, तो नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, सीमा शुल्क के ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये है 2023 की थीम। बस ये याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी, और इसका थीम क्या है 2023 का ये। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व सीमा शुल्क संगठन मतलब वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में स्थापित एक अंतर सरकारी मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कई देशों के द्वारा ये बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है,
तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है और इसमें टोटल 184 सदस्य देश हैं और इसमें भारत भी शामिल है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके महासचिव कौन है अभी प्रेजेंट में, तो ये कुनियो मिकुरिया इसके प्रेजेंट में महासचिव है। तो इतना सारे चीज़ें हैं वर्ल्ड कस्टम्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या मेंशन किया हुआ हमारे संविधान में, तो ये है भारतीय नागरिकों को उनके 6 मूल अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे कि हो गया भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ों का गारंटी देता है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या मेंशन है, अपराधों के लिए सज़ा के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में मेंशन किया हुआ है। और अनुच्छेद 21 में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये मेंशन किया हुआ है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 32 में क्या है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय मेंशन किया हुआ है। और अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल के बारे में मेंशन किया हुआ है। और 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में मेंशन किया हुआ है। और अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में मेंशन किया हुआ है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, ये सभी देख लें, याद कर लें जैसे भी हो। अब नेक्स्ट जानते हैं निधन किनका हुआ है। तो भारत के लौह पुरुष शब्बीर अली का 67 वर्ष में निधन हो गया है, जो कि भारत के लौह पुरुष माने जाते थे शब्बीर अली जी। अब अली ने 1981 और 1985 में वर्ल्ड रेलवे मीट में कांस्य और रजत पदक जीता और 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब ये सभी अचीवमेंट इनके द्वारा प्राप्त किया गया था, जो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब नेक्स्ट जानते हैं एशियाई एथलेटिक्स संघ के बारे में जान लेते हैं, ये न्यूज़ में है। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय सिंगापुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित एक देश है। अब अफ्रीका में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सिचुएटेड है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानियाँ कौन कौन सी है, तो इसकी टोटल 3 राजधानियाँ हैं, जो कि केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफोंटेन इसकी राजधानियाँ हैं। और इसके राष्ट्रपति कौन है, तो ये सिरिल रामाफोसा अभी इसके राष्ट्रपति हैं। इसकी टोटल जनसंख्या है 5.94 करोड़ है, जो कि 2021 के जनसंख्या के अनुसार। और इसकी मुद्रा क्या है, दक्षिण अफ्रीकी रैंड इसकी मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका की। अब इसे मैप में देख लेते हैं। तो ये है साउथ अफ्रीका, इसके कैपिटल्स हैं केप टाउन, ब्लॉमफोंटेन और ये प्रिटोरिया, ये इसके 3 कैपिटल्स हैं। और इसके पड़ोसी कंट्री कौन कौन से हैं, तो ये नामीबिया है और ये बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और ये मोज़ाम्बिक, ये हैं इसके पड़ोसी देश। और ये इंडियन ओशन के साथ सटा हुआ एक कंट्री है। अब नेक्स्ट जानते हैं आदित्य L1 मिशन, ये क्या है, तो ये इसरो के द्वारा सूर्य पर किया गया एक मिशन है। मतलब ये सूर्य में अपना रॉकेट भेजने वाले हैं कुछ खोज के लिए। और ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया, मतलब हमारे देश के द्वारा शुरू किया गया पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, जो कि सूर्य को स्टडी करेगा, जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। अब नेक्स्ट जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में किनके द्वारा जीता गया है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राज़ीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब ये जीता गया है। तो ये किनके द्वारा जीता गया, ये दोनों का नाम याद रखें, लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, जिन्हें जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब इन्होंने भारतीय जोड़ी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को हराकर ये जीत लिया है। यह मैच मेलबर्न के
मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में आयोजित किया गया था। इतनी सारी चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि इसमें पूरे सप्ताह का करंट अफेयर को डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए इतना लंबा जा रहा है। तो उससे घबराएं नहीं, कंटिन्यूली देखते रहें क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं निधन, किनका निधन हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभिनेत्री और पूर्व सांसद जमुना का निधन हो गया है। अब इन्होंने पुतीलू से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, मतलब फिल्म का नाम है पुतीलू, जिससे इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। और इन्होंने 1989 में राजमुंदरी में लोकसभा सीट जीती थी और वह सत्यभामा में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती थी, जिनका नाम है जमुना। अब नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया। तो ये 27 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एडोल्फ हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए ये मनाया जाता है। अब जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 6 मिलियन यहूदियों की मौत हुई थी। मतलब ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा ये यहूदियों को मारा गया था। अब 2023 की थीम क्या है। तो ये होम एंड ब्लॉगिंग इसकी थीम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस की थीम। ये याद रखें और बस ये डेट याद रखें, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जानते हैं, और सॉरी कंप्लीट हो गया ये टोटल जितने भी करंट अफेयर्स थे पूरे सप्ताह के, उन सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस